नाउ वी विल टॉक अबाउट इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन होता क्या है? ये एक सिस्टमैटिक इन डेप्थ एग्जामिनेशन है, या फिर इन डेप्थ एग्जामिनेशन नहीं बोलोगे तो ये एक इंक्वायरी है, ताकि आप एक फैक्ट एस्टैब्लिश कर सको टू इवेल्युएट अ स्पेसिफिक सिचुएशन। इन्वेस्टिगेशन मतलब सिंपल वर्ड्स में क्या लिखोगे? इंक्वायरी इनटू फैक्ट्स। जो हमारे प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स होते हैं ना, वो हमेशा दे आर ऑफन रिक्वायर्ड कि वो इन्वेस्टिगेट करे द अकाउंट्स और अदर रिलेटेड मैटर्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द एंटरप्राइज। तो अगर इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन करना है, उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो एक एग्जामिनेशन है ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स प्रिलिमिनरी टू financing or for any other specified purpose, sometimes differing in scope from the ordinary audit. Investigation कौन से areas cover करते हैं? Financing decisions, investment decisions, fraud, प्रॉफिटेबिलिटी डिटर्मिनेशन, कॉस्ट डिटर्मिनेशन, ये सारे एरियाज इन्वेस्टिगेशन कवर करता है। अभी ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन के बीच में डिफरेंस क्या है? इन्वेस्टिगेशन है ना, डिफर सब्सटैंशियली फ्रॉम एन ऑडिट असाइनमेंट। ऑडिट जो है ना, वो एम करता है ताकि वो कलेक्ट कर पाए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, क्या बोला मैंने? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ताकि वो एविडेंस एनेबल कर सकता है ऑडिटर को टू फॉर्म अ जजमेंट and express an opinion on the financial statements or other data under examination। जब इन्वेस्टिगेशन की बात होती है तो इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है? रिक्वायर्स करता है इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ पर्टिकुलर रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ पार्ट और हैपनिंग और असेसिंग अ पर्टिकुलर सिचुएशन। जो ऑडिट का स्कोप है ना, बहुत ब्रॉड होता है। इन्वेस्टिगेशन का जो जनरल नेचर होता है वो नैरो और स्पेसिफिक होता है। इफ़ दे आस्क यू द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन, आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। OSP in ear, OSP in IN ear, EAR, then OOO, ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्लियर कि जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है ना, वो मेमोरी टेक्निक आप याद रखोगे। OSP in ear, OOO, OSP in ear, OOO, O is for objective, S is for scope, P is for periodicity, N is for nature, I is for inherent limitations, E is for evidence, A is for appointing agency, R is for reporting, and O is for observance of accounting principles, right? ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कैसे ऑडिट इन्वेस्टिगेशन से डिफरेंट है? इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका एम ही ये है कि ताकि वो एस्टैब्लिश कर सके अ फैक्ट और अ हैपनिंग और एट असेसिंग अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है? वेरीफाई करना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ट्रू एंड फेयर डिस्प्ले देते हैं ऑफ व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड द वर्किंग रिजल्ट्स ऑफ द एंटिटी। इन्वेस्टिगेशन का क्या स्कोप है? द स्कोप जो है वो गवर्नड होता है स्टैट्यूट से भी और नॉन स्टैट्यूटरी भी हो सकता है, लेकिन जब ऑडिट की स्कोप की बात होती है वो बहुत ही वाइड है। इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट द स्कोप ऑफ वर्क इज डिटरमाइंड बाय द प्रोविजंस ऑफ रेलेवेंट लॉ। पीरियोडिसिटी अगर बात करें इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन का जो काम है ना वो नॉट लिमिटेड है बाय रिजिड टाइम फ्रेम। ये कवर कर सकता है सेवरल ईयर्स एज द आउटकम ऑफ द सेम इज नॉट सर्टेन। जो ऑडिट का पीरियड होता है ना वो इधर क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली होता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन? इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर करता है एक डिटेल स्टडी और एग्जामिनेशन। किसका डिटेल स्टडी और एग्जामिनेशन? ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स, है ना। वो इन्वेस्टिगेशन वॉलेंटरी इन नेचर है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ ऑडिट। ऑडिट में के नेचर में क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन इज डिटेल्ड स्टडी, ऑडिट इज टेस्ट चेकिंग और सैम्पल टेक्निक to draw evidences for forming a judgment and expression of opinion. It is वॉलेंटरी नहीं है। ऑडिट मैंडेटरी है कंपनीज के लिए, जबकि इन्वेस्टिगेशन वॉलेंटरी है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है इन्वेस्टिगेशन के? इन्वेस्टिगेशन में कोई लिमिटेशंस नहीं है। हाँ, इन्वेस्टिगेशन में नो इनहेरेंट लिमिटेशन ओइंग टू इट्स नेचर ऑफ एंगेजमेंट। ऑडिट थोड़े इनहेरेंट लिमिटेशन सफ़र ज़रूर करता है। एविडेंस की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन हमें कंक्लूसिव एविडेंस देता है, ऑडिट हमें प्राइमा फेसी एविडेंस देता है। ऑब्जर्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स,
इन्वेस्टिगेशन में आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल को कैसे ऑब्जर्व करते हो, वो एक एनालिटिकल इन नेचर है और एक थरो माइंड और केपेबल ऑफ ऑब्जर्विंग रिक्वायर करता है कलेक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग फैक्ट्स, तो एनालिटिकल इन नेचर है। लेकिन ऑडिट का ऑब्जर्विंग देखे तो वो सिर्फ ये गवर्न करते हैं कि क्या कंप्लायंस हुआ है विद द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ऑडिट प्रोसीजर्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। एजेंसी अपॉइंट कर सकते हो क्या, अपॉइंटिंग एजेंसी इन्वेस्टिगेशन में? हाँ, थर्ड पार्टी भी अपॉइंट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेटर, लेकिन ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। ऑडिटर को कौन अपॉइंट करते हैं? ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है बाय ओनर और शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी और एंटरप्राइज। इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्टिंग क्या होता है? आउटकम है ना, वो रिपोर्ट करते हैं टू द पर्सन्स ऑन हुज बिहाफ इन्वेस्टिगेशन इज कैरी आउट। ऑडिट का आउटकम है ना इज रिपोर्टेड टू द ओनर्स ऑफ द बिजनेस एंटिटी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड ऑडिट। OSP इन ईयर OOO, राइट। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन का जो अप्रोच है ना वो बहुत ही डिफरेंट होता है विद दैट ऑफ द अप्रोच दैट इज फॉलोड इन ऑडिट। इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादा डिटेल्ड एग्जामिनेशन होता है ऑफ सेलेक्टेड एरियाज दैन व्हाट इज रिक्वायर्ड इन एन ऑडिट। ऑडिट में डिटेल्ड एग्जामिनेशन शायद नहीं कर सकते हो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ज़रूर मोर डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ सेलेक्टेड एरियाज इन्वॉल्व होते हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या सीख करता है? सब्सटैंटिव इन केस ऑफ कंक्लूसिव एविडेंस, जहाँ पे ऑडिट इज मेनली रिलाइज ऑन परसुएसिव एविडेंस, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन डज नॉट एक्सेप्ट अ स्टेटेड, एक फैक्ट लिखा है ना तो उसको करेक्ट है करके इन्वेस्टिगेटर स्टेट नहीं करेगा until it is substantiated। ऑडिटर इन द एब्सेंस ऑफ सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस वो रिलाई ही करता है जो स्टेटेड फैक्ट्स या फिगर्स होते हैं। ऑडिटर देखता है कि वेदर द मेथड ऑफ वैल्यूएशन का जो मेथड है या अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो बराबर से मेड हुए हैं कि नहीं इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और नॉट। तो वो सब देखते हैं कि मेथड्स बराबर है क्या, अकाउंटिंग पॉलिसीज बराबर है क्या, ऑडिटर ये चीज़ें देखते हैं। लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर की बात होती है, दे आर नॉट बाउंड बाय जस्ट द अकाउंटिंग conventions, policies and disclosure requirements। ऑडिटर सस्पेक्ट नहीं करता है unless circumstances are there to arouse suspicion, while an investigator अप्रोच ही अपने काम को ऐसे ही अप्रोच करता है with a frame of mind to suspect, verify and satisfy। So this is all about द थिंग। ऑडिटर क्या सीख करता है? टू रिपोर्ट, वो सिर्फ वही रिपोर्ट करेगा वॉट ही फाइंड्स इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स अडॉप्टेड जनरली followed techniques unless circumstances call for a special probe, fraud, error, irregularity, whatever comes to auditors notice in the usual course of checking are all looked into in depth and sometime investigation result ही होता है from the prima facie findings of the auditor। auditor के prima facie findings की वजह से investigation कभी कभार result हो जाता है। So this is all about the difference between investigation and audit। नेक्स्ट, talking about the steps in investigation। हर एक सिचुएशन में इन्वेस्टिगेशन बहुत वैरायटी के हो सकते हैं। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर ले डाउन करना पॉसिबल नहीं है। यूजुअली एक इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्स द फॉलोइंग स्टेप्स इन ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। क्या क्या स्टेप्स है? पहले तो डिटरमाइन करो कि ऑब्जेक्टिव स्टार्टिंग में क्या, इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव क्या, इन्वेस्टिगेशन का स्कोप क्या है, वो आप डिटरमाइन करो और एस्टैब्लिश करो। नेक्स्ट इज एक ऑडिट प्रोग्राम की तरह आप एक इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम बनाओ। फिर कलेक्ट करो एविडेंस, कलेक्शन ऑफ एविडेंस और उनका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स एंड देन यू हैव रिपोर्टिंग्स ऑफ फाइंडिंग्स। सो व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन इन्वेस्टिगेशन? Objective, determining of objective and establishment of scope of investigation, investigation program, collection of evidence, analysis and interpretation of findings, reporting of findings। So first step, determination of objectives and establishment of scope of investigation। इस स्टेज पे एट द स्टेज जब आप असाइनमेंट को एक्सेप्ट करते हो ना, इन्वेस्टिगेटर को एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज सॉट टू बी अचीव, उसको अचीव क्या करना है बाय द इन्वेस्टिगेशन।
इफ़ द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द क्लाइंट के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना वो मैटर्स को वेग छोड़ते हैं या नॉन स्पेसिफिक होता है, तो इन्वेस्टिगेटर क्या करना चाहिए, इस मैटर्स को डिस्कस करना चाहिए और क्लियरली ऑब्टेन करना चाहिए रिटर्न इंस्ट्रक्शंस कवरिंग द स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड द इश्यूज इंसिडेंटल देयर टू, जब आप असाइनमेंट एक्सेप्ट करने जा रहे हो, ठीक है। और कितना पीरियड कवर्ड है इन्वेस्टिगेशन वो भी क्लियरली स्पेसिफाई किया हुआ जाना चाहिए एट द टाइम यू एक्सेप्ट द असाइनमेंट। और इन्वेस्टिगेशन का जो भी रिजल्ट होता है आर ऑफन सीरियसली अफेक्टेड ओइंग टू चेंज इन सर्कमस्टांसेस विच हैव अकर्ड सिंस इट वाज कंटेम्पलेटेड, एग्जाम्पल devaluation, import restrictions, स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू डिविजन एक्सेट्रा। इसलिए इन्वेस्टिगेशन का जो पर्पस है ना, दिमाग में रख लो भैया, बॉर्न इन माइंड वेल जब भी आप पीरियड डिटरमाइन करते हो विच एन इन्वेस्टिगेशन शुड कवर, तो सर्कमस्टांसेस एनवायरनमेंट को देख के इन्वेस्टिगेशन का पर्पस दिमाग में रख के आप डिटरमाइन करो कि क्या पीरियड होना चाहिए इस इन्वेस्टिगेशन का, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का जो पीरियड है वो क्लियरली स्पेसिफाई होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ असाइनमेंट, राइट। नेक्स्ट इज फॉर्मुलेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम। जब भी आप इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम बना रहे हो ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ कि आप एक ही प्रोग्राम बनाओ बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस के लिए, विच अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट इज कॉल्ड अपॉन टू कैरी आउट फॉर देयर स्कोप एंड कंटेंट हैव टू बी डिटरमाइंड। उनका उस प्रोग्राम का स्कोप और कंटेंट जो है ना उसको डिटरमाइन करना चाहिए ऑन अ कंसिडरेशन ऑफ सर्कमस्टांसेस पेक्यूलर टू ईच हर एक बिजनेस या सिचुएशन के हिसाब से आपको उस प्रोग्राम का स्कोप या कंटेंट डिटरमाइन करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोग्राम है हाउएवर ड्रॉ भी ऐसे करो विद रिगार्ड टू दीज 6 फैक्टर्स। क्या फैक्टर्स है इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम ड्रॉ अप करने के लिए? बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस का नेचर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है। सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस का नेचर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, बिजनेस का नेचर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। फिर ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइंट तो होंगे, राइट। सो इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द क्लाइंट एम्बॉडीइंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ वर्क, ठीक है। इंस्ट्रक्शन दे रहे अभी इन्वेस्टिगेशन करना है तो कॉन्सिक्वेंट स्कोप एंड डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन कितना होना चाहिए, उसके हिसाब से आप अपना इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम प्रिपेयर करोगे। और एक्सटेंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होना चाहिए, द नेसेसिटी टू एक्सटेंड द इन्वेस्टिगेशन इनटू द बुक्स और एंड रिकॉर्ड्स बिलोंगिंग टू अदर्स। और इन्वेस्टिगेशन को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए और एरियाज कंसिडर्ड रेलिवेंट है वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करो, वहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, रादर दैन टू अंडरटेक अ वाइड रेंजिंग वेरिफिकेशन। या सो इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम शुड बी ड्रॉन अप हैविंग रिगार्ड टू बिजनेस का नेचर, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, क्लाइंट के इंस्ट्रक्शंस एम्बॉडिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ वर्क, consequent scope and depth of investigation, necessity to extend the investigation into books and records belonging to others. Investigators should concentrate on areas considered relevant rather than to undertake a wide ranging verification. प्रोग्राम जो होता है इट ऑल्सो प्रोग्राम को ना प्रोग्राम को रिजिड नहीं रखना चाहिए, राइट। इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम शुड ऑल्सो बी फ्लेक्सिबल सो जाकि जैसे जैसे आप नॉलेज गेन करते हो विद द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क, इट कैन बी यूज टू एक्सटेंड, रेड्यूस और मॉडिफाई द एक्सटेंट एंड एरियाज ऑफ चेकिंग। एक कॉन्शियस एफर्ट आपको इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम के लिए डिवोट करना पड़ेगा ताकि आप लोकलाइज कर सके इंक्वायरी इनटू द रेलेवेंट एरियाज। द इनिशियल वाइडर बेस ऑफ इंक्वायरी जो होता है शुड बी ग्रेजुअली नैरोड। जो आप पहले वाइड इंक्वायरी करते हो ना उससे आपको ग्रेजुअली नैरो करना पड़ेगा एंड फिक्स करना पड़ेगा एट अ लेवल दैट इज मीनिंगफुल। Matters that not found to have a bearing on the subject matter of the investigation should be gradually and progressively eliminated, and the process alone will enable
दिस प्रोसीजर अलोन विल एनेबल एन इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ मैटर्स जो रेलिवेंट होते हैं इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, और जो नॉन रेलिवेंट होते हैं उसको आप ग्रेजुअली या प्रोग्रेसिवली एलिमिनेट करते रहते हो। इसीलिए आपको इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोग्राम है ना, उसके लिए कॉन्शियस एफर्ट डिवोट करना पड़ेगा टू रिमूव आउट द इररेलेवेंट मैटर्स एंड नैरो डाउन to the relevant matters, right? So this is covered under investigation प्रोग्राम। नेक्स्ट आपको एविडेंस कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जामिनेशन करने के बाद इन्वेस्टिगेटर ना वुड बी गैदरिंग रेलिवेंट एविडेंस जो कनेक्टेड है विद द मैटर्स जो आपने इन्वेस्टिगेट किए हैं। और इन द कोर्स जब आप डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स एग्जामिन कर रहे हो ना, ऑडिटर रिक्वायर कर सकता है कुछ ओरल एक्सप्लेनेशन फ्रॉम वेरियस पर्सनल। हाँ, अगर उसका क्लाइंट इज अ पर्सन एक्सटर्नल टू द बिजनेस उसका क्लाइंट नहीं है, कोई और अदर पर्सन उसका क्लाइंट है, तो इट इज़ नेसेसरी फॉर इन्वेस्टिगेटर टू गेट द मैटर फॉर्मली अग्रीड टू बाय द बिजनेस थ्रू द क्लाइंट। इन्वेस्टिगेटर लुक करेगा फॉर द मोस्ट कन्विंसिंग एविडेंस और सीक करेगा और एग्जामिन करेगा ऑल द अवेलेबल एविडेंस को बाय प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन एंड कोलैबोरेशन टू एंडेवर टू रीच द ट्रूथ ऑफ द मैटर। अनलाइक ऑडिटर की तरह वो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, इन्वेस्टिगेटर ऑडिटर की तरह अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा हिमसेल्फ टू द प्राइमा फेसी एविडेंस ऑर्डिनरली अवेलेबल। वो एग्जामिन करेगा और अगर सर्कमस्टांसेस अगर डिमांड करता है तो वो ट्राई करेगा कि वो एविडेंस ऑब्टेन कर पाए that may have been specifically procured। इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट जो होता है वो हेल्प भी ले सकता है एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स पर्सन्स जैसे कि रिलेटेड पार्टीज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स एक्सेट्रा, ताकि वो ऑब्टेन कर सके स्पेसिफिक एविडेंस। फर्दर इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट का जो काम होता है वो इंश्योर करना चाहिए कि जो एविडेंस ऑब्टेन करने का प्रोसेस वो कैरी आउट करे, वो इंटरफियर नहीं करेगा क्लाइंट के रेगुलर वर्क को, राइट। So this is all about collection of evidence. Next is analysis and interpretation of findings। अभी आपने findings तो ले लिया है, this is the last second step of investigation। केयरफुली आपको एनालाइज करना चाहिए, आपको केयरफुली कोरिलेट करना चाहिए फैक्ट्स एंड फिगर्स को दैट विल बी नेसेसरी बिफोर द इन्वेस्टिगेटर कैन रीच हिज कंक्लूजन। तो कंक्लूजन रीच करने से पहले आपको केयरफुली एनालाइज और कोरिलेट करना पड़ेगा फैक्ट्स एंड फिगर्स। कंक्लूजन जो आप देते हो वो वेल रीजन्ड होना चाहिए, बैक्ड बाय एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स होना चाहिए और एविडेंस होना चाहिए बाय प्रॉपर रिकॉर्ड्स और डेटा। इन्वेस्टिगेटर को डेटा एनालिसिस ऑब्जेक्टिवली करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस गैदर्ड बाय हिम, और उसको कंक्लूजन्स ड्रॉ नहीं करने चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्री कंसीव्ड नोशंस। जब वो फिगर्स इंटरप्रेट करते हैं, इन्वेस्टिगेटर को अपने दिमाग में बहुत सारे फैक्टर्स माइंड में रखना चाहिए। क्या बोला मैंने? जब भी इन्वेस्टिगेटर फिगर्स को इंटरप्रेट करता है, बहुत सारी चीज़ें या फैक्टर्स उसके माइंड में रखने चाहिए, जैसे कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशंस, कंपटीशन जो बिजनेस आज फेस कर रहा है, हिस्टोरिकल पैटर्न ऑफ द डेटा, नेचर ऑफ द बिजनेस एक्सेट्रा। इंटरप्रिटेशन जो भी आप कर रहे हो वो ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और फ्री फ्रॉम डाउट्स होने चाहिए। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग ऑफ फाइंडिंग्स। तो बाकी अकाउंटेंट की तरह इन्वेस्टिगेटर को भी अपने रिजल्ट्स को रिपोर्ट करना पड़ेगा। इट इज सबमिटेड एंड एड्रेस टू द पार्टी एट हुज इंस्टेंस द इन्वेस्टिगेशन हैज बीन कैरिड आउट। और रिपोर्ट का जो नेचर है वो गवर्न होता है दो फैक्टर्स के हिसाब से, एक इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से और एक क्लाइंट के हिसाब से। सो द नेचर ऑफ द रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज गवर्न मेनली बाय टू फैक्टर्स, that the instructions that is being given with the client as regards the special aspects of the business which are required to be investigated, आप ये दिमाग में रखोगे। फिर इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट या इन्वेस्टिगेटर्स के फाइंडिंग्स क्या थे ये आप ध्यान रखोगे जब भी आप एक रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट बना रहे हो। नेक्स्ट, जब भी आप रिपोर्ट बना रहे हो कौन से इश्यूज आप दिमाग में रखोगे? आप रिपोर्ट लिखते हो ना, सारी चीज़ें लिखोगे, तब क्या क्या इश्यूज या आप क्या क्या चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए कि आप रिपोर्ट
जब रिपोर्ट बना रहे हो ना, रिपोर्ट शुड कंटेन ओनली रिपोर्ट शुड नॉट कंटेन एनीथिंग जो रेलिवेंट नहीं है टू हाईलाइट द नेचर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन और final outcome thereof. So the report should not contain anything which is not relevant either to the highlight the nature of the investigation or the final outcome thereof. और हर एक वर्ड या एक्सप्रेशन ना प्रॉपरली कंसिडर करो, प्रॉपरली कंसिडर करना चाहिए और पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए दैट इट arrives at a different meaning or interpretation other than one that is being intended by the investigator can be मिनिमाइज. तो डिफरेंट मीनिंग नहीं हो ऐसे वर्ड्स आपको चूज करने चाहिए. फैक्ट्स और कंक्लूजन्स को ना प्रॉपरली लिंक करना चाहिए विद एविडेंस. ठीक है, पहले तो इररेलेवेंट चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी चाहिए, वर्ड ऑफ एक्सप्रेशन ध्यान से आपको कंसिडर करनी चाहिए. फिर आप फैक्ट और कंक्लूजन लिखते हो वो एविडेंस के साथ लिंक हुआ होना चाहिए. और जब भी आप बेसिस और असम्पशंस बनाते हो तो वो असम्पशंस आपको एक्सप्लिसिटली स्टेट करनी चाहिए. ठीक है, रीजनेबलनेस ऑफ द असम्पशंस को अच्छे से आपको एग्जामिन और केयर से करनी चाहिए. शुड बी टेकन टू सी दैट जो भी आपने बेसिस या असम्पशंस कंसिडर किए हैं वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टिगेशन. जैसे कि इन्वेस्टिगेशन अगर आप कर रहे हो ऑफ ओवर स्टॉकिंग ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री और स्पेयर्स का, आपको ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि जो ऑर्डरिंग लेवल्स इंडिकेटेड ऑन बिन कार्ड है वो प्रोवाइड करता है एक फेयर गाइडेंस अबाउट द एक्विजिशन ऑफ फर्दर मटेरियल्स. ऑल्सो सिंस इन्वेस्टिगेशन एक फैक्ट फाइंडिंग असाइनमेंट है. क्या बोला मैंने? इन्वेस्टिगेशन एक फैक्ट फाइंडिंग असाइनमेंट है और असम्पशंस को आपको बनाना चाहिए ओनली व्हेन इट इज अनअवॉइडेबली नेसेसरी. वैसे तो यूर आज नॉट टू मेक अजम्पशंस, लेकिन अगर अनअवॉइडेबली नेसेसरी है तो आप अजम्पशंस बना सकते हो क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एक फैक्ट फाइंडिंग असाइनमेंट है. रिपोर्ट्स शुड क्लियरली स्पेल आउट, क्या क्या चीज़ें स्पेल आउट करना चाहिए. नेचर, ऑब्जेक्टिव, स्कोप और लिमिटेशन ऑफ द असाइनमेंट एक्सेप्टेड. रिपोर्ट में ना, रिपोर्ट जब बना रहे हो ना वो पैराग्राफ फॉर्म में होना चाहिए और हेडिंग्स होने चाहिए उस पैराग्राफ्स के लिए. कोई भी डिटेल डेटा या फिगर्स सपोर्टिंग एनी फाइंडिंग वो आप दे सकते हो एनेक्शर्स की मदद से फॉर डिटेल डेटा एंड फिगर्स. रिपोर्ट को अपने रेस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस भी स्टेट करने चाहिए if any imposed on the instructions given by the client, preferably reasons or for placing such restrictions and ये restrictions डालने की वजह से क्या impact पड़ता है on the final result, ये भी आपको state करने चाहिए. इन्वेस्टिगेटर का जो ओपिनियन है वो अपीयर होना चाहिए फाइनल पैराग्राफ और द रिपोर्ट के अंदर. क्योंकि स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स अवेलेबल नहीं है और प्रोफेशनल गाइडेंस लैक करता है, इन्वेस्टिगेशन मांगता है कि आप एक्सट्रीम केयर, कॉशन, सर्कमस्पेक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर इन एक्सेस जब भी वो इन्वेस्टिगेटर अपना जजमेंट या डिस्क्रिशन लेते हैं. इन्वेस्टिगेशन ऑफन क्या होता है, have a characteristics of very intimate and direct involvement of parties whose interest may be affected. Auditing की तरह नहीं, investigation chances of one or other parties challenging the finding of the investigation are greater. यहाँ पे challenges चीज़ें find करने के लिए greater है in terms of investigation. So these are the steps involved in the steps of investigation. Objective and scope, investigation program, collection of evidence, analysis and interpretation of findings, reporting of findings. Next, coming down to the special issues in investigation. Special issues in investigation. Investigation या तो दो extremes हो सकते हैं, या तो आपके पास सारे अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, या फिर लिटिल इंफॉर्मेशन बिसाइड्स पब्लिश्ड अकाउंट या स्टैटिस्टिकल डेटा अवेलेबल होता है. या तो अवेलेबल है या तो अवेलेबल नहीं है. इन्वेस्टिगेशन कवर करता है होल ऑफ अकाउंटिंग
या रिलेट कर सकता है टू ओनली अ पार्ट और अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एज मे बी स्पेसिफाइड। तो कौन से इश्यूज अराइज होते हैं जब आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो? अभी मेरे को 100% वेरिफिकेशन अप्रोच लेना चाहिए या मैं सेलेक्टिव सैम्पल बेसिस पे या टेस्ट चेक बेसिस पे कर सकता हूँ ऑडिटर की तरह? तो ये एक फर्स्ट इशू अराइज होता है जब आप इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हो। वेदर एन इन्वेस्टिगेटर इज रिक्वायर्ड टू अंडरटेक अ 100% वेरिफिकेशन अप्रोच और वेदर ही कैन अडॉप्ट सेलेक्टिव वेरिफिकेशन। अभी इसका जवाब डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस अंडर इन्वेस्टिगेशन। अगर इन्वेस्टिगेशन जैसे कि अगर इन्वेस्टिगेटर को एस्टैब्लिश करना है कि जो अमाउंट ऑफ कैश डिफाल्केटेड है बाय द कैशियर वो कितना है, इन्वेस्टिगेटर को जानना है। तो ये जानने के लिए अमाउंट एग्जैक्ट फिगर जानने के लिए ही हैज़ no option but to probably carefully examine all the cash vouchers and related record। तो 100% वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी जगह पे अगर आप देखोगे, अगर ऑडिटर को अराइव करना है कि जो कंसर्न का प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी कितना है इस कंसर्न का, या ये चीज़ों से रिलेटेड अगर कंक्लूजन अराइव करना है, तो वो क्या कर सकता है, वो वेरीफाई कर सकता है कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट ट्रांजैक्शन ऑन सेलेक्टिव बेसिस टेकिंग एक्सट्रीम केयर लेना चाहिए कि जो नो मटेरियल ट्रांजैक्शन दैट अफेक्ट्स प्रॉफिट वो रिमेन कंसील्ड रहे फ्रॉम हिज आइज। तो इन्वेस्टिगेशन को एक इन्वेस्टिगेटर होने के नाते इट इज़ ऑलवेज सेफर कि वो जाए बाय स्टैटिस्टिकली रिकॉग्नाइज्ड सैम्पलिंग मेथड। क्या बोला मैंने? स्टैटिस्टिकली रिकॉग्नाइज्ड सैम्पलिंग मेथड than to depend on so-called test checks where circumstances permit selective वेरिफिकेशन। अगर सर्कमस्टांसेस परमिट करता है कि आप सेलेक्टिव वेरिफिकेशन कर सकते हो तो इट इज़ ऑलवेज सेफर दैट यू गो फॉर स्टैटिस्टिकली रिकॉग्नाइज्ड सैम्पलिंग मेथड। सो आई होप इट इज़ क्लियर द आंसर। व्हाट वुड बी द आंसर टू द क्वेश्चन वेदर एन इन्वेस्टिगेटर इज रिक्वायर्ड टू अंडरटेक अ 100% वेरिफिकेशन और whether he can adopt selective verification। अभी क्या उसको रिलाई करना, इन्वेस्टिगेटर तो कर रहा है तो, लेकिन इन्वेस्टिगेटर क्या वो रिलाई कर सकता है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर? अभी इसका भी डिप्लोमेटिक आंसर ही रहेगा। अगर इन्वेस्टिगेशन लॉन्च हुआ है बिकॉज ऑफ सम डाउट इन द ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, नो क्वेश्चन ऑफ रिलायंस ऑन द ऑडिट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट अराइजेस। अगर ऑडिट स्टेटमेंट में ही डाउट है और इसी के वजह से इन्वेस्टिगेशन निकला है तो ऑफकोर्स यू विल नॉट रिलाई। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेटर को रिक्वेस्ट आई है ताकि वो आप एस्टैब्लिश करके मेरे को बताओ कि बिजनेस का वैल्यू कितना है या अमाउंट ऑफ गुडविल और शेयर ऑफ गुडविल कितना है जो पेएबल है बाय एन इनकमिंग पार्टनर, ठीक है, ये चीज़ों को इस्टेब्लिश करने के लिए इन्वेस्टिगेटर को अगर अपॉइंट किया जाता है तो ऑर्डिनरली इन्वेस्टिगेटर एंटाइटल्ड है कि वो रिलाई कर सकता है ऑडिटेड मटेरियल्स के ऊपर मेड अवेलेबल टू हिम अनलेस इन द कोर्स ऑफ हिज टेस्ट वेरिफिकेशन ही फाइंड्स दैट द ऑडिट टू हैव बीन कैरीड ऑन। ऑडिट अगर उसको लगता है कि ऑडिट बहुत कैजुअली कैरी आउट हुआ है अनलेस इज टर्म्स ऑफ appointment clearly required to test everything afresh, ठीक है। तो I hope it is clear whether you should really rely on the audited financial statement of account or not। अगर और ठीक है ऑडिटेड है, अगर ऑडिटेड नहीं है तो क्या करोगे? इफ स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स जो इन्वेस्टिगेटर के सामने प्रोड्यूस किए हैं वो ऑडिटेड नहीं है बाय अ क्वालिफाइड अकाउंटेंट, देन ऑफ कोर्स एक नेचुरल ड्यूटी अराइज होती है कि वो टू गेट द फिगर्स इन द अकाउंट्स प्रॉपरली चेक्ड एंड वेरीफाइड। और जो अकाउंट्स प्रोड्यूस किए गए हैं टू द इन्वेस्टिगेटर्स अगर वो स्पेशली prepared किए गए हैं by a professional accountant, though it is not audited but it is prepared by a professional accountant who knows or ought to have known that these were prepared for the purpose of investigation, वो उनको सही है करके accept कर सकता है, relying on the principle of liability to third parties blah blah blah। Nevertheless in the end of course you need to be prudent to see first that such accounts were prepared with objectivity के हिसाब से प्रिपेयर किए गए, बायर्स नहीं है crept in to give advantage to the person on whose behalf these were prepared। तो रिलाई करना चाहिए, नहीं रिलाई करना चाहिए, डिपेंड्स। नेक्स्ट
क्या मुझे असिस्टेंस की एक्सपर्ट लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, क्या करूँ मैं? सो वेदर एन इन्वेस्टिगेटर नेसेसरली रिक्वायर्स असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट। ऑफन इन्वेस्टिगेटर ना फील करता है, वो फील करता है कि मुझे ज़रूरत है ऑफ ऑब्टेनिंग व्यूज़ एंड ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स विन वेरियस फील्ड्स, ताकि वो प्रॉपरली अपना इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर पाए। इट वुड बी देयरफॉर प्रॉपर कि इन्वेस्टिगेटर एक क्लाइंट का रिटर्न कंसेंट लेके टू रेफर द स्पेशल मैटर फॉर व्यूज ऑफ डिफरेंट एक्सपर्ट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, एंड ही शुड, एंड इन्वेस्टिगेटर को ये भी सेटल करना पड़ेगा द क्वेश्चन ऑफ कॉस्ट फॉर ऑब्टेनिंग द व्यूज एंड अदर रिलेटेड इम्प्लीकेशंस। तो अगर वो एक्सपर्ट लेना चाहता है वो ले सकता है, लेकिन बिगिनिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन आप क्लाइंट से एक रिटर्न जनरल कंसेंट ले लो और ये भी सेटल कर दो कि क्वेश्चन ऑफ कॉस्ट का क्या होगा फॉर ऑब्टेनिंग द व्यूज। नेक्स्ट, अभी इन्वेस्टिगेशन करते समय कुछ डिस्प्यूट्स आ सकते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स आ सकते हैं, तो तब मैं क्या करूँ भाई? डिस्प्यूट है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, तो अब मैं करूँ क्या यार? सो केसेस फॉर इन्वेस्टिगेशन जो होते हैं ना समटाइम्स अराइज करते हैं आउट ऑफ डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स। इट इज़ नीडलेस टू एम्फोसाइज कि जो इन्वेस्टिगेटर है ना शुड रिमेन अबाउट डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्टिव क्लेम्स एंड बी अलर्ट to the possibilities of the information or documents made available to him to be prejudiced. Even client जो है ना वो ट्राई कर सकता है इन रिपोर्ट्स को इन्फ्लुएंस करने की, जैसे कि बिजनेस का जो सेलर होता है ना, अब अ सेलर ऑफ अ बिजनेस और कंट्रोलिंग शेयर्स में रिक्वेस्ट कर सकता है हिम टू गेट द मोस्ट फेवरेबल प्राइस, या अपॉइंट, या फिर अगर बायर ने अपॉइंट किया इन्वेस्टिगेटर को तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है टू डेलिबरेटली डिप्रेस द वैल्यू। इन्वेस्टिगेटर शुड कीप हिम scrupulously professional and keep the interest of all involved parties. This is a challenging task and probably no other professional work offers this much of challenge. ये वर्क एक्साइटिंग भी होता है but requires not only the best skill but of a high degree of maturity and experience. बेसिस ऑफ ओपिनियन, क्या किसके हिसाब से मैं ओपिनियन दूँ, ये ओपिनियन दूँ या वो ओपिनियन दूँ, तो ये भी एक इशू अराइज होता है, राइट? तो बेसिस ऑफ ओपिनियन ऑफ एन इन्वेस्टर शुड रिफ्रेन फ्रॉम इशूइंग स्पेक्यूलेटिव ओपिनियन। उसको कन्फाइन करना चाहिए उसका ओपिनियन टू द एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स एंड नथिंग मोर। इन फैक्ट जो कन्वे करता है बुक्स, रिकॉर्ड्स, पेपर्स, अदर एविडेंस आर नॉट केपेबल ऑफ बीइंग, अगर वो प्रॉपरली एस्टैब्लिश्ड नहीं है तो उसको ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, और करता भी है तो एक क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करना चाहिए बाय स्टेटिंग क्लियरली द रीजंस देयरफॉर। दिस प्रॉब्लम में पर्टिकुलर अराइज इन केस जहाँ पे इनकम्प्लीट बुक्स एंड रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस किए गए हैं फॉर इन्वेस्टिगेशन। क्या इन्वेस्टिगेटर फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट्स दे सकता है इवन इफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज विलिंग टू ऑब्टेन अ फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट? नहीं, इन्वेस्टिगेटर को रेफ्यूज करना चाहिए। क्या बोलना मैंने? इन्वेस्टिगेटर को रेफ्यूज करना चाहिए, शुड रेफ्यूज टू बी फ्यूचरिस्टिक। वो अस्यूम और वो अज्यूम कर सकता है कि जो एस्टैब्लिश ट्रेंड है बिजनेस के अंदर वो कंटिन्यू करेगा इन द न्यूअर फ्यूचर, ये उसकी अजम्पशन रहनी चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रारी एविडेंस इन अराइविंग एट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस, उसको हमेशा प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए ट्रेंड इनटू एनी फ्यूचर ईयर्स टू एस्टैब्लिश अ वैल्यू। ठीक है, अज्यूम कर सकता है कि जो ट्रेंड एस्टैब्लिश्ड है वो कंटिन्यू करेगा इन फ्यूचर, लेकिन उसको प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए द ट्रेंड टू एनी फ्यूचर ईयर्स टू एस्टैब्लिश अ वैल्यू। नेक्स्ट, क्या इन्वेस्टिगेटर को वर्किंग पेपर्स रिटेन करने की ज़रूरत है मेरे को? हाँ जी हाँ। अनदर इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन ये है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट होते हैं उनको रिटेन करने चाहिए इन द फाइल्स full notes of work carried out, copies of schedules, all working papers, annexures, facts, figures, record of conversations and all like। और साथ ही साथ जो working papers होते हैं ना वो लिंक होने चाहिए भाई, लिंक होने चाहिए विद द फिगर्स as shown by the books of the business, और फाइनल फिगर्स जो प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय द इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट। लिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है बिटवीन द वर्किंग पेपर्स एंड द बुक्स एंड द
figures produced by the investigating accountant. Wherever required, investigator को representation letter भी लेना चाहिए from appointing authority for maintaining these working papers. अगर in the absence of therefore अगर वर्किंग पेपर्स नहीं रखे तो ही विल नॉट बी एबल, बेचारा बन जाएगा. ही वुड नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन द फिगर्स व्हेन ही इज कॉल्ड अपॉन to give evidence in a court of law to support his figures. For quite often the conclusions of the accountant जो वो arrive करता है ना, वो challenge किए जाते हैं by the parties जिनका interest is adversely affected by his findings. For example, when the value of the shares of the company taken over by a government has been determined by him. और ये वर्किंग पेपर्स इमेंस हेल्प रहेगा इन्वेस्टिगेटर के लिए, ताकि वो को रिलेट कर सके फैक्ट्स, इवेंट्स एंड later in drafting the report also working papers would be really helpful. So of course he needs to retain working papers. He is not supposed to project futuristic statements. Opinion should be proper. बुक्स अवेलेबल नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो ओपिनियन नहीं देना चाहिए, क्वालिफाई करना चाहिए. और अगर डिस्प्यूट्स होते हैं तो क्या करोगे, असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट्स ले सकते हो लेकिन कंसेंट लेना पड़ेगा भाई साहब. रिलाई कर सकते हो क्या ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, और सेंट पर्सन वेरिफिकेशन अप्रोच या सिलेक्टिव वेरिफिकेशन लेना चाहिए. इट ऑल डिपेंड्स, राइट. Next, we will be discussing about special aspects in connection with business investigation. अभी एक business से related चीज़ों को, aspects को आपको investigate करना है. तो पहले suppose से अडानी जी के कोई भी से अडानी ग्रीन एनर्जी, उस कंपनी के सारे एस्पेक्ट्स आपको क्या करने हैं, इन्वेस्टिगेट करने हैं. तो उस कंपनी के आप देखोगे, फर्स्ट पहले तो ओवरऑल पिक्चर को स्टडी करोगे, आउटलाइन लोगे, फिर उनका पीएनएल का स्टेटमेंट, बैलेंस शीट के आइटम्स और फिगर्स का इंटरप्रिटेशन. वाह वाह वाह. पीएनएल का स्टेटमेंट, बैलेंस शीट के आइटम्स, फिगर्स का इंटरप्रिटेशन. पीएनएल के स्टेटमेंट, बैलेंस शीट के फिगर्स का इंटरप्रिटेशन. Okay, so what are the special aspects in connection with the business investigation? Studying the overall picture, statement of profit and loss, balance sheet, interpretation of figures. तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट को कंसिडर करने पड़ेंगे while carrying out the investigation for attaining satisfactory results. ओवरऑल पिक्चर स्टडी कर रहे हो तो क्या बोला है कि इट इज़ ऑफ एटमोस्ट इम्पॉर्टेंस है कि आप ओवरऑल पिक्चर ऑफ द पोजीशन ऑफ द बिजनेस का स्टडी करो, जिस बिजनेस का आप इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो, बिफोर द डिटेल्स आर गॉन इनटू. ये क्योंकि फिगर्स आर द ओनली सिंबल्स, इट इज़ इम्पॉसिबल टू इंटरप्रेट देम इंटेलिजेंटली विदाउट द नॉलेज ऑफ द बैकग्राउंड इन विच दे हैव एमर्ज्ड. ठीक है. कुछ कहीं बार ना जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं ना, वो अफेक्ट करते हैं द फॉर्च्यून्स ऑफ अ बिजनेस का फॉर्च्यून अफेक्ट होता है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से, जैसे कि लेबर डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज हो सकते हैं इन द मैटर ऑफ लीवाई ऑफ एक्साइज, कस्टम ड्यूटीज, इम्पोर्ट. तो ये सारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं द फॉर्च्यून ऑफ अ बिजनेस. इसलिए इट इज़ नेसेसरी कि जो इम्पैक्ट होता है ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स उनको आप बराबर से स्टडी करो, और and their effect on the business judged on the consideration of the profits in the past. तो economic और financial position of the business study करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें consider करनी पड़ेगी. What and all you check? Assets and working capital, sales, profit, return on capital employed, whether it is operating at 100% capacity or not. So all of these things you will check if you want to study the economic and financial position of the economy. The adequacy or otherwise of fixed and working capital, are these sufficient for the growth of the business? What will be the trend of the sales and profits in future? Establishing the trend of sales, trend को establish करोगे product wise, area wise, will ordinarily help in drawing a conclusion on whether the trend will be maintained in future, whether the profit of the business could be expected to maintain the future
would yield an adequate return on capital employed. जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिजनेस ये प्रॉफिट मेंटेन करेगा, क्या वो प्रॉफिट एडिक्वेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यील्ड करेगा? क्या बिजनेसेस ऑपरेट कर रहे हैं एट 100% कैपेसिटी और इम्प्रूवमेंट्स कैन बी मेड टू रीच दैट फुल प्रोडक्टिविटी? ठीक है, सो दीज आर द फैक्टर्स यू विल कंसिडर for studying the economic and financial position of the business, right? Next is statement of profit and loss account. अगर आपको profit and loss statement को study करना है तो आपको हर एक आइटम को कंसिडर करना पड़ेगा और in relation to the corresponding items in the SPL statement of previous years. ठीक है, इसलिए अब ज़रूरी है कि जो समरी है ना वो कॉलमनर फॉर्म में होना चाहिए, प्रिपेयर होने चाहिए ऑफ द बैलेंसेस इंक्लूडेड इन द SPL फॉर अ बिजनेस पीरियड सपोज से लास्ट 5 to 7 years. और जब आप समरी बना रहे हो इन प्लेस ऑफ फिगर्स ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज डालने की वजह आप क्या कर सकते हो, आप फिगर्स ऑफ इन्वेंट्री कंज्यूम्ड फॉर ईच प्रोडक्ट इन डिफरेंट एरियाज को एंटर कर सकते हो. आपको ये भी वेरीफाई करना चाहिए कि जो इन्वेंट्रीज है ना वो वैल्यू किए गए हैं ऑन अ कॉन्सिस्टेंट बेसिस थ्रू आउट द पीरियड अंडर रिव्यू. अगर कोई चेंज हुआ तो इन्वेंट्रीज का वैल्यूज़ को एडजस्ट करना पड़ेगा. आपको ये भी रिलेशनशिप देखना चाहिए कि जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियोज और बाकी के रेशियोज एक रिलेशनशिप शो करते हैं जो बिटवीन आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड सेल्स, वो आपके एंटर करने चाहिए. और इन रेशियोज़ का ट्रेंड क्या है वो भी आपको एग्जामिन करना चाहिए. और एक अगर वाइड डाइवर्जेंस है तो उसका एक्सप्लेनेशन भी देना चाहिए. तो जब भी आप समरी प्रिपेयर कर रहे हो, इन द प्रिपरेशन ऑफ द समरी अटेंशन शुड ऑल्सो बी पेड. जब भी आप समरी प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो ऊपर क्या बोला कि जब भी आप समरी बनाते हो आप कॉलमनर फॉर्म में बनाओगे ऑफ द प्रीवियस 5 to 7 years. ठीक है, 5 to 7 years. और वही समरी जब आप प्रिपेयर करते हो ये सारे आइटम्स को आप ध्यान देना चाहिए. कहाँ कहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए? टर्नओवर. अभी टर्नओवर की टाइम अगर आप इन्वेस्टिगेट करना ट्राई कर रहे हो और उसके हिसाब से समरी बना रहे हो, सेल्स देखना चाहिए, आपके कस्टमर्स कौन है देखनी चाहिए, ऑर्डर बुक्स, एक्टिविटीज़ देखनी चाहिए. ठीक है, ये 4 चीज़ें आप देखोगे. जो सेल्स के फिगर्स है ना उसको आप ब्रोकन डाउन करो बिटवीन वेरियस प्रोडक्ट्स सोल्ड टू शो वेरिएशंस इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ईयर टू ईयर. तो वेरियस प्रोडक्ट्स के हिसाब से आप अपने सेल्स के फिगर्स को ब्रोक डाउन करो. अगर पॉसिबल है ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन से प्रोडक्ट्स के सेल्स ज़्यादा है और कौन से प्रोडक्ट्स के सेल्स नीचे गिर रहे हैं. और लिस्ट ऑफ कस्टमर्स ऑर्डर बुक्स में से देख के असर्टेन करो कि कौन से बिजनेसेस का टर्नओवर लार्ज है विद फ्यू कस्टमर्स और कौन से बिजनेसेस का टर्नओवर स्मॉल है विद सेवरल कस्टमर्स. ठीक है, नेक्स्ट जो ऑर्डर बुक्स है ना उसको भी आप एग्जामिन करो. देखो कि कुछ फिक्टिशियस सेल्स एंटर हुए हैं क्या अपने प्रॉफिट को बूस्ट करने के लिए. अगर हाँ तो वो सेल के फिगर को भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. क्या बिजनेस अपनी एक्टिविटीज़, क्या बिजनेसेस में ऐसी एक्टिविटीज़ है जो डिससिमिलर है उनके ऑपरेशन के हिसाब से, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और एजेंसी का काम भी करिए तो डिससिमिलर इन ऑपरेशन है. देन अपार्ट फ्रॉम इनकम स्प्लिट करने की बजाय बिटवीन द 2 रिसोर्सेज, एक्सपेंसेस, इनकम तो स्प्लिट कर रहे हो, ठीक है, समझ आ रहा है, 2 अलग एक्टिविटीज है, लेकिन आपको एक्सपेंसेस को भी अपोर्शन करना पड़ेगा बिटवीन देम टू सेपरेटली अराइव एट द फिगर्स ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ईच ऑफ द एक्टिविटीज़. तो ये सारी चीज़ें देखोगे जब आप एक समरी बना रहे हो. टर्नओवर में ये सारी चीज़ों का ध्यान रखोगे. वेज स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि वेजेस को कौन से मेथड के हिसाब से आप कंप्यूट कर रहे हो और वेजेस का रेट क्या है उसको आप एग्जामिन करो. ओकेशंस में हायर वेजेस पे कर सकते हैं देन दोज प्रिवेलिंग इन अदर बिजनेस इन द सेम नेबरहुड. अनदर फैक्टर जो आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि बिजनेस और उनके वर्कर्स या लेबर यूनियंस के बीच में रिलेशनशिप कैसा है.
क्योंकि बिजनेस ना बहुत बुरा सफ़र करता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट स्ट्राइक्स की वजह से, और उनकी वर्किंग भी इंटरप्ट हो जाती है फ्रीक्वेंटली and cannot be expected to prosper unless a proper settlement is reached with worker unions. तो वेज स्ट्रक्चर भी आपको देखना चाहिए. डेप्रिसिएशन और मेंटेनेंस की जब अगर हम बात करें, जो अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी एंड अदर एसेट्स है ना, जो इंक्लूडेड होते हैं इन द अकाउंट्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स, उनको आप कंपेयर करना चाहिए. कंपेयर और वेरीफाई करना चाहिए विद द डेप्रिसिएशन दैट इज प्रोवाइडेड from year to year on a consistent basis, or whether it is adequate. Necessary adjustment करने चाहिए to the depreciation charge if it is the practice of the company to write off the asset on a annual basis. अगर assets को revalue किया गया है, उसको आप confirm करना चाहिए कि depreciation increased valuation पे है, तो उसको आप adjust करें. एज का बात करें तो cost of maintenance of assets should increase if not the reason thereof should be ascertained. Leasehold property की बात करें तो it should be ascertained whether adequate provision has been made for dilapidation charge which may be payable at the end of lease. और साथ ही साथ कुछ relevant AS का compliance भी होना चाहिए. So this is all about depreciation and maintenance, wage structure and turnover. Managerial remuneration की बात करिए, आपको वेरीफाई करना है जो रेम्यूनरेशन पेएबल है टू वेरियस मेंबर्स ऑफ द मैनेजरियल पर्सोनल एक्सेसिव नहीं है इन रिलेशन टू द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द टाइम डिवोटेड बाय ईच ऑफ द मैनेजर्स. हाउएवर इट कुड आल्सो बी दैट नो और ओनली, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ नॉमिनल रेम्यूनरेशन चार्ज किया गया है इन द अकाउंट. इन ईदर केस आपको अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट करने चाहिए टू अराइव एट द ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी. कंपनी के केस में क्या होता है ना, ये भी अश्योर करना पड़ेगा कि जो प्रॉफिट का कैलकुलेशन फॉर अराइविंग द रेम्यूनरेशन वो भी करेक्ट होना चाहिए. नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शनल एंड नॉन रिकरिंग आइटम्स. इट इज़ कस्टमरी कि आप एडजस्ट करें एक्सेप्शनल आइटम्स को इन द समरी ऑफ SPL इन ऑर्डर दैट दे मे नॉट ऑब्सक्योर द ट्रेंड ऑफ द प्रॉफिट्स. अगर नॉन रिकरिंग आइटम्स की बात की जाए तो ये रिमेंबर करना ज़रूरी है कि जो एडजस्टमेंट्स है ना, वो आप मेड करोगे इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेप्शनल आइटम्स दैट डू नॉट रिकर फ्रॉम ईयर टू ईयर और कैन बी कंसिडर्ड एक्सेप्शनल हैविंग रिगार्ड टू देयर मटेरियलिटी और पीरियोडिसिटी. इसके साथ साथ वर्थवाइल होगा कि अगर आप एग्जामिन कर सकें इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर्स को ऑफ द बिजनेस, ताकि आप फाइंड आउट कर सके the items which have been treated as revenue but have been considered inadmissible by टैक्सिंग अथॉरिटी. कुछ रेवेन्यू के आइटम है लेकिन अथॉरिटी के हिसाब से वो इनएडमिसिबल है. इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए. वेदर द इफेक्ट जो है उस अब नॉर्मल है ऑन द टैक्स पेड बाय द कंपनी, एडजस्टमेंट आपको करनी चाहिए इन द फिगर्स ऑफ टैक्स पेड एज वेल. एडजस्टमेंट आपको इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेप्शनल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस लाइक प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एब्सोल्यूट एसेट भी करना. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस. अभी एसेट या किसी के भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जब हम बात करें, इट इज़ वन ऑफ द रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस. कौन सा एक्सपेंस है ये? रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ अ बिजनेस. ओकेजनली हम ये नोटिस करते हैं कि जो एक्सपेंडिचर होते हैं ना, कुछ सालों में अनड्यूली हैवी होता है और कुछ सालों में बहुत ही कम होता है, क्वाइट लो. ठीक है, तो एज अ मैटर ऑफ रूटीन अंडरटेक जो मेजर रिपेयर्स, ओवरहॉल्स या मेंटेनेंस प्रोग्राम्स होते हैं ना, वो एट अ इंटरवल ऑफ 3 और 5 years में, आफ्टर एवरी 3-5 years दे टेक प्लेस. वेल रनिंग रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वो चीज़ें होती है. मेजर रिपेयरिंग के बारे में डिस्कस करें तो कुछ सालों के बाद, 3 years के बाद वो इनकर होते हैं. लेकिन कुछ ऐसे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस होते हैं जो कंटिन्यू करते हैं इन द यूजुअल मैनर विच गिव राइज टू फ्लक्चुएटिंग चार्जेस इन अकाउंट अनलेस पीरियोडिक मेजर एक्सपेंसेस को हम डेफर्ड एक्सपेंडिचर की तरह उनको ट्रीट करते हैं. लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, रॉन्ग एलोकेशन होता है ऑफ एक्सपेंसेस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू के बीच में. रिपेयर चार्जेस में अपीयर टू बी हैवी और लो. अगर फ्लक्चुएटिंग और अबनॉर्मल चार्जेस रिपेयर्स के केस में नोटिस होते हैं तो इट इज़ अ ड्यूटी कि जो इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट है ना, हर एक हेड को थरोली स्क्रूटनाइज करेगा और एस्टैब्लिश करेगा करेक्ट एंड नॉर्मल चार्ज फॉर रिपेयर्स. अनयूजुअल ईयर की बात करें तो एक कंपनीज के रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी शो करता है द ट्रेंड
of increasing or decreasing profit or loss, or it may be highly erratic or या fluctuating. या तो ट्रेंड बोल सकता है या ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है, ये कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के रिकॉर्ड हमको बताते हैं. जहाँ पे डेफिनेट ट्रेंड डिसर्नेबल होता है तो इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट का जॉब बहुत ही सिंप्लीफाइड हो जाता है. लेकिन अगर वो रिसेंट ईयर्स के रिकॉर्ड्स को अडॉप्ट करेगा ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटिंग द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हैविंग रिगार्ड टू द इन्फ्लेशनरी स्टेट इन द इकोनॉमी, बट इन द सेम अगर वो सिंप्लीफाइड नहीं है, डेफिनेट ट्रेंड नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है, तो देयर वुड बी मोर डिमांड ऑफ द जजमेंट ऑफ द अकाउंटेंट कि वो कैसे सेलेक्ट करेगा द पीरियड टू बी कवर्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. इन केसेस नेसेसरी है कि आप रिजल्ट्स को कंसिडर करो ऑफ पास्ट 9 to 10 years with a view to iron out the fluctuations. However, नोटिस किया जाता है जो रिजल्ट ऑफ 1 or more years अंडर स्क्रूटिनिटी है वेर मटीरियली विशिएटेड बाय एक्सेप्शनल फैक्टर्स जैसे कि लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, नेचुरल कैलामिटीज, पैंडमिक, फायर, वॉर, रैवेज एक्सेट्रा. तो इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट को एलिमिनेट करने चाहिए वो सारे years फ्रॉम कंसिडरेशन ऑल टुगेदर, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं द रिजल्ट जो ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम अ नॉर्मल बिजनेस. तो ऐसे ईयर्स जहाँ पे लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, नेचुरल कैलामिटीज़ होते हैं, उन ईयर्स को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट the matters to be considered while you prepare a summary of statement of profit and loss account: turnover, wage structure, depreciation and maintenance, managerial remuneration, exceptional and non-recurring items, repair and maintenance and unusual years. Now coming to the balance sheet items, पहले हम फिक्स्ड एसेट्स की बात करें. फिक्स्ड एसेट्स जो अकाउंट्स में दिखाए जाते हैं वो यूजुअली कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन होते हैं, बट डू नॉट शो, वो एसेट्स के एजेस को शो नहीं कर सकते. तो इट इज़ प्रेफरेबल कि आप एक एज एनालिसिस ऑब्टेन करो ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, कौन से एसेट्स पुराने या ऑब्सोलीट है और उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत है, आप देखोगे. इट शुड बी सीन कि जो उनके वैल्यूज़ है ना वो एक्सेसिव नहीं है ऑफ द वैल्यू ऑफ सर्विस दैट कुड बी एक्सपेक्टेड टू रेंडर टू द बिजनेस ड्यूरिंग द बैलेंस पीरियड ऑफ द एक्टिव लाइफ. और जो अमाउंट है ना, क्या अगर उसको एज अ स्क्रैप सेल करेंगे तो उससे क्या अमाउंट हमें मिलेगा वो भी आपको देखना पड़ेगा. टाइटल डीड्स को भी आपको प्रॉपरली वेरीफाई करना पड़ेगा असर्टेन करने के लिए कि extent of enterprises ownership and such assets like land and building jointly owned by 2 or more companies or their subsidiaries. आपको साथ ही साथ मेंटेनेंस एक्सपेंसेस का भी स्टडी करना पड़ेगा जो ईयर टू ईयर इनकर किए जाते हैं. इट शुड बी जज्ड कि क्या एसेट्स को प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है कि नहीं. अगर नहीं तो हैवी एक्सपेंडिचर इनकर करने की ज़रूरत पड़ सकती है ऑन रिपेयर्स टू पुट देम इन प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर. इन सच अ केस an allowance for this factor should be made in the value of assets. It should be seen कि जो assets है ना वो revalued है. increasing depreciation charge को आपको adjust करना चाहिए प्रॉफिट के अंदर. इन्वेस्टिगेटर को अश्योर करना चाहिए तो assets whose recoverable amount जो है वो less है than the carrying amount, वो impaired है as per SA 28. So this is all about fixed assets. Next talking about इन्वेस्टमेंट्स को क्लासिफाई किया है इनटू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और करंट इन्वेस्टमेंट. करंट इन्वेस्टमेंट वो होते हैं जो रेडीली रियलाइजेबल होते हैं और इंटेंडेड है टू बी हेल्ड फॉर नॉट मोर देन 1 year. ऑल अदर इन्वेस्टमेंट्स आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. जो करंट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उनको आप वैल्यू करते हो ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट और FR, fair value, whichever is lower, determined either on the individual investment basis or by category of investment, but not on overall basis. But individual basis में उसको आप determine करते हो, overall basis में आप determine नहीं करते हो. जब long investment का जब हम बोलेंगे they are usually carried at cost. अगर permanent decline होता है in the value of long term investment, जो carrying amount है ना उसको should be reduced to recognize the डिक्लाइन. कैरिंग अमाउंट को आप रिड्यूस करना चाहिए. कैरिंग अमाउंट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट के बेसिस के ऊपर आपको डिटरमाइन करना चाहिए. इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटल रिसीवेबल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इनकम माने जाते हैं, लेकिन कुछ केसेस में वो सच रेसीट रिप्रेजेंट करता है रिकवरी ऑफ कॉस्ट और उनको हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से रिड्यूस
करने चाहिए, जैसे कि डिविडेंड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। इन्वेंट्रीज की बात की जाए तो इन्वेंट्रीज को कंसिस्टेंटली वैल्यू करना चाहिए, that the basis of valuation was such that the value placed on inventory did not include any एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट इंक्लूड नहीं करना चाहिए। अगर कुछ ड्यू अलाउंस है फॉर डैमेज्ड, ऑब्सोलीट या स्लो मूविंग इन्वेंट्रीज में, वो भी आपको देखना चाहिए। और कुछ केसेस में फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्रीज नेसेसरी वेयर द इन्वेंट्रीज बिलोंगिंग टू द एंटिटी आर हेल्ड बाय अदर पार्टीज। आपको एग्जामिन करना चाहिए अप्रोप्रिएटनेस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ WIP एज क्लोज्ड इन द बुक्स। ट्रेड रिसीवेबल्स की बात की जाए तो आप उनके वैल्यू को कैसे असेस करते हो। अगर आपको ट्रेड रिसीवेबल के वैल्यू को असेस करना है, यू शुड टेक इन टू अकाउंट द फॉलोइंग, जैसे कि क्या बैड डेट्स के प्रोविजन बनाए गए हैं इन द ईयर्स इन विच रेलिवेंट सेल्स टुक प्लेस इंस्टेड ऑफ द ईयर इन विच दे हैव बीन रिटर्न ऑफ, except when debts have been written off on account of a slump or a fall in international prices during a period subsequent to the period in which sales had taken place। क्या लेंथ ऑफ क्रेडिट पीरियड जो अलाउड है या कुछ एक्सेसिव डिस्काउंट अलाउड है थ्रू आउट द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू डिटरमाइन कि वेदर इट हैज़ बीन नेसेसरी टू इंक्रीज, क्या ज़रूरत थी टू इंक्रीज continually the credit period in order to affect the sales। If it has been so, it would indicate that the demand for goods manufactured by the concern in the market has been diminishing gradually। क्या डेट्स को आपको क्लासिफाई करना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर एज। दिस वुड डिस्क्लोज द कैरेक्टर ऑफ ऑल द पार्टीज विद whom the company trades and the amount of working capital that will be necessary blocked on this account in the course of business। determine करो debtors to sale ratio। अगर लिक्विड एसेट्स की बात की जाए, आपको असर्टेन करना चाहिए कि क्या वो एसेट्स रेडिली रियलाइजेबल है क्या। मनी विद अ बैंक इन लिक्विडेशन शुड बी टेकन ओनली टू द एक्सटेंट गारंटीड बाय डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम। क्या बोला मैंने, मनी विद अ बैंक इन लिक्विडेशन should be taken only to the extent guaranteed by deposit insurance scheme। अगर हम आइडल एसेट्स की बात कर सके ऑन स्क्रूटनी ये अपीयर हो सकता है कि कुछ एसेट्स रिमेन आइडल and are not being properly applied in the business। These may come from all the sections of the assets। For example, certain plant and machinery may not have been put to use after a considerable period of time after acquisition। कुछ फिक्सड एसेट इंस्टॉलेशन अवेट कर रहे हैं at the time of valuation। The company ना कुछ होल्ड कर सकता है लार्ज कैश एंड बैंक बैलेंसेस नॉट वारंटेड, जो ज़रूरत ही नहीं है फॉर द बिजनेस। अगेन इंस्टेंसेस हो सकते हैं ऑफ ऑब्सोलीट एंड स्लो मूविंग इन्वेंट्रीज ऑफ लार्ज वैल्यूज। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग अकाउंटेंट की ड्यूटी है कि वो एलिमिनेट करे इन आइडल एसेट्स को आफ्टर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम द नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस के नेटवर्थ में से ये आइडल एसेट्स को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। हाउएवर प्रॉपर वैल्यू ऑफ दीज एसेट्स को आप सेपरेटली ऐड कर सकते हो टू द वैल्यू ऑफ द बिजनेस, राइट। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट लाइबिलिटीज। नाउ टॉकिंग अबाउट लाइबिलिटीज, यहाँ पे लाइबिलिटी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट मैटर है टू इन्वेस्टिगेट इज वेदर दोज आर स्टेटेड फुल्ली या अंडरस्टेटेड है या ओवरस्टेटेड है। इसका मतलब क्या है कि जो profits of the business है whether they are inflated by suppression of liabilities or there are any free reserves included in the liabilities। in either case an adjustment would be necessary। साथ ही साथ ascertain करना पड़ता है कि जो liabilities है ना are not unduly large or not outstanding for a long time। in case it would be necessary to pay off some of them which would cause a drain on the liquid resource of the concern। द फैक्ट शुड बी स्टेटेड इन द रिपोर्ट। तो ये फैक्ट भी आपको रिपोर्ट के अंदर स्टेट करना पड़ेगा कि जो लिक्विड रिसोर्स जो ड्रेन हुए हैं दैट इज बिकॉज दे हैड टू पे ऑफ द liabilities that has been unduly large for a long time or not outstanding for a long time। next talking about taxation, यहाँ पे आप assessment ऑर्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट्स कंप्लीटेड वो स्टडीड होने चाहिए प्रॉपरली और वेरीफाई होने चाहिए वेदर एडिक्वेट प्रोविजन डालने की ज़रूरत है इन रिस्पेक्ट ऑफ द लाइबिलिटी फॉर टैक्सेस विच हैव नॉट बीन एसेट। ऑल्सो ये भी देखना चाहिए कि पास्ट में कुछ इन द पास्ट देयर हैज़ बीन नो
reopening of assessments? If so, the company must be liable for an undisclosed sum of taxes plus penalties. Any temporary tax benefit should also be disregarded. कैपिटल से रिलेटेड अब दो चीज़ों के बारे में असर्टेन करेंगे. इट इज़ नेसेसरी टू असर्टेन क्या कैपिटल वेल बैलेंस्ड है और द अमाउंट ऑफ कैपिटल क्या वो रीजनेबल है. क्या क्या दो चीज़ें देखोगे. Whether the capital is well balanced, this would not be the case if the number of debentures, preference share capitals are disproportionately large as compared to the equity capital. Low equity capital would handicap the company in raising further equity capital on favorable terms for financing the business or to pay off capital equipment. Further, when the capital is highly geared, it would affect the value of equity capital. नेक्स्ट, जो अमाउंट ऑफ कैपिटल है वो रीजनेबल होना चाहिए व्हेन यू कंपेयर इट टू द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड. द टर्म एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ कैपिटल शुड बी स्टडीड. रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स अगर आप रखते हो, इट यूजुअली डिप्रेसेस द वैल्यू ऑफ शेयर एंड ऑफ द बिजनेस. लास्ट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन consideration regarding the aspect with business connection, business investigation is regarding interpretation of figures. आप figures को कैसे interpret करते हो. Now when it comes to fixed assets, जो amount of capital expenditure which would be necessary in future for the continuation of business in the existing स्टेज, उसको आपको असेस करना पड़ेगा. असेस करना पड़ेगा हैविंग रिगार्ड द अंडर मेंशन फैक्टर्स. क्या है कि जो अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स जो है ना, व्हेन दिस वुड बिकम वोन आउट और ऑब्सोलीट, ये आपको देखना पड़ेगा. और जो एक्सपेंडिचर्स विच विल बी नेसेसरी टू रिप्लेस द ऑब्सोलीट मशीनरी बाय मोर सफिस्टिकेटेड मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स फॉर विच देयर इज डिमांड. तो ये फैक्टर्स के बेसिस पे आपको अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर असर्टेन करना पड़ेगा कि जो अमाउंट रिक्वायर्ड है फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट और जो एक्सपेंडिचर दैट विल बी नेसेसरी टू रिप्लेस द ऑब्सोलीट मशीनरी. टर्नओवर की बात की जाए, टर्नओवर को आपको असेस करना है तो बिजनेस वुड बी एबल टू मेंटेन इन फ्यूचर, उसके लिए ये फॉलोइंग फैक्टर्स आपको कंसिडर करने पड़े. यहाँ का मेमोरी टेक्निक क्या होगा. सी हमारे प्रधानमंत्री का ट्रेंड टर्नओवर, यही टर्नओवर हम फ्यूचर में मेंटेन कर पाएंगे कि क्या या नहीं, ये एसेस करने के लिए आप कुछ फैक्टर्स कंसिडर करते हो फॉर विच द मेमोरी टेक्निक इज CPM ट्रेंड. प्रधानमंत्री का ट्रेंड देखो ब्रो, ट्रेंडिंग है, वो मार्केटेबिलिटी करते हैं, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन, कॉम्पिटिशन. ट्रेंड whether in the past sales have been increasing consistently or they have been fluctuating. A proper study of this phenomenon should be made. Marketability. Is it possible to extend the sales into new markets or that these have been fully exploited? Product wise estimation should be made. Political and economic consideration. Are the policies that is pursued by the government likely to promote the extension of the market for goods to other countries? Whether the sales in home market are likely to increase or decrease as a result of various emerging economic trends. Competition की बात करें, whether it is likely to affect on the business अगर दूसरे manufacturers enters the same field and if products would sell in competition are placed on the market at a cheaper price. Is the demand for competing products increasing? जो competing products है क्या उनकी demand increase हो रही है? And if is the company share in the total trade constant or has it been fluctuating कंपनी के शेयर? तो ये चार चीज़ें देखोगे अगर आपको असेस करना है कि जो टर्नओवर है whether it will be able to maintain that in the future or not. CPM ट्रेंड. वर्किंग कैपिटल की बात करें तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट असेस करना है इन फ्यूचर, तो फॉलोइंग मैटर्स आप टेक इनटू अकाउंट करोगे. फर्स्ट, स्टॉक टर्नओवर रेशियो. हैज द रेशियो ऑफ इन्वेंट्री टू टर्नओवर बिन इंक्रीजिंग एंड इफ सो इज इट कंटिन्यूइंग और ओनली अ टेम्पररी ट्रेंड. नेक्स्ट, ट्रेड पेएबल्स के बारे में. आर द ट्रेड पेएबल्स बीइंग पेड प्रॉम्प्टली और इज देयर अ ब्लॉक बैक which will have to be dealt with? What will be the effect on the economy? Trade receivables
payables, and if the turnover is increased or if new products are introduced. अगर turnover increase होता है, new products introduce किए जाते हैं, तो effect क्या होगा inventory, trade receivable और trade payable के ऊपर. So these three things you need to assess, factors you need to consider when you are assessing the working capital requirement. Last one, अगर आप future मेंटेनेबल प्रॉफिट्स को एस्टिमेट करना चाहते हैं तो फ्लक्चुएशन इन प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर्स अंडर द रिव्यू को एग्जामिन करेक्टली होना चाहिए आफ्टर एडजस्टिंग द प्रॉफिट फॉर एक्सट्रेनियस फैक्टर्स इफ दैट हैड गिवन राइज टू फ्लक्चुएशन टू डिटरमाइन वेदर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लक्चुएशन वे टेम्पररी और वे लाइकली टू रिकर इन फ्यूचर. एक स्टेटमेंट प्रिपेयर होना चाहिए शोइंग सेपरेटली प्रॉफिट आफ्टर डिप्रिसिएशन earned in each of the years during the period after making adjustment if considered necessary as regard factors which have been responsible for any extraordinary increase in profits. So profit after profit pab ऐसे ध्यान रखना. Profit after depreciation का statement बनाना पड़ेगा. If the percentage of profit before taxation PBT to capital, percentage of profit before taxation to PBT PBT बीट बेंचमार्क जैसे बीप, ठीक है, PBT. If the percentage of profit before taxation to capital has been stable or has been increasing, it would increase that the business would continue to earn the same rate of profit as it has done in the past. If on the other hand the percentage has been falling and there is no evidence that the factors responsible therefore have ceased to be operate, so investment of further capital in business would not be commercially advisable. So this is the estimating future maintenance product. So these are the aspects that you will look into in connection with business investigations.